Good morning dear class. Today we are starting our new chapter 10th. आपके 10th वाला टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं 10th वाला टॉपिक आपको करवाऊंगी, तो अगर 10th वाला टॉपिक आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए इसको, तो सेंटेंसेस आप खुद मेकिंग करके और पैराग्राफ, स्टोरीज, आंसर्स और इजी लैंग्वेज में आप खुद कन्वर्ट करके खुद बनाकर लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे ना। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। टेंस 3 होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एक हम टेंस का चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। पहले बेसिकली कितने टाइप्स के टेंस होते हैं तो आप वो देख लीजिए सब। टेंस इनके 3 टाइप्स में, प्रेजेंट टेंस जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में वो सारे सेंटेंसेस हम लिखते हैं जो वर्तमान काल में है ना, प्रेजेंट में अभी हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अभी जो हम कुछ कर रहे हैं, तो वो जो सारे सेंटेंसेस अगर हम लिखें या बोलें तो हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे या लिखेंगे, ठीक है। और पास्ट टेंस यानी कि जो हमारे साथ हो चुका है ना, पास्ट इंसिडेंट जो होते हैं उनको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। जो हमारे साथ बीत चुका है तो उसको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर टेंस यानी कि जो आगे होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, ठीक है। जो भी हम वर्ड सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं वो 3 फॉर्म्स में बोलते हैं, या तो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। तो हम उनको 3 कैटेगरी में टेंस को डिवाइड करते हैं। अब इन 3 के भी 4 पार्ट्स और होते हैं, देखते हैं हम। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस देखो, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसके 4 पार्ट हो गए। अब देखो इसी तरह से पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसी की तरह से होंगे सारे इसके पार्ट जो हो रहे हैं ना, सेम थिंग है। पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस के पार्ट देख लेते हैं हम। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो टेबल है, एक बार आप टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नोटबुक में और एक बार ये चार्ट बनाएं। ओवरऑल एक चार्ट हम और बनाएंगे जो सारा हमारा इसके जो फॉर्मूलाज होंगे सेंटेंसेस बनाने के उस पर होगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए आप एक बार स्टार्ट करने से पहले, लेसन के पहले ये लिखें, उसके बाद हम एक एक करके सारे टेंस रूल बाय रूल अच्छे से पढ़ेंगे। तो
हमारा फर्स्ट टेंस हम आज पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हिंदी में हम इसको कैसे पहचानेंगे? इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है या ते है होता है ना। लास्ट में कैसे फिनिश होते हैं ये सेंटेंसेस? ता है, ती है, ते है। किस तरह से? जैसे एग्जांपल बोल के देख लेते हैं हम। मैं गाता हूँ, वह खाना बनाती है, बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह से ये इससे ऐसे ख़त्म होते हैं। और इसको पहचानने के लिए और हम देखते हैं किस टाइप के सेंटेंसेस सब प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। अगर कोई रूटीन होती है ना, कोई रूटीन होती है या फिर डेली जो हम कोई काम करते हैं या फिर अक्सर जो हम कोई काम करते हैं या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि जैसे वो चीज़ जो हम चेंज नहीं कर सकते ना, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे सन पूर्व ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है और ढलता कहाँ पर है? वेस्ट डायरेक्शन में। रिवर्स हमेशा माउंटेन्स से ग्राउंड की ओर फ्लो करती है और हवा बहती है। हमारी अर्थ सन को राउंड करती है। इस टाइप की जो चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। वो जो सारे सेंटेंस, डेली रूटीन है, अक्सर जो हम करते हैं वो, और जो हमारी आदतें हैं ना, इसमें हैबिट्स जो होती है हमारी वो। तो इस टाइप के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस अगर इसके हम बनाएंगे, हम सारे सेंटेंसेस सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल के। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में एक्शन करने वाला होता है ना, एक्शन मतलब कोई भी काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब यानी कि क्रिया है ना, जो काम हो रहा है, जैसे जंप, कुक, ईट, ड्रिंक, जो होने वाला जो काम है वो सारा वर्ब होता है। और इसके साथ हम एस और ईएस ऐड करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब कहाँ पर हम एस ईएस लगाएंगे, कहाँ पर एस ईएस नहीं लगाएंगे, ये हम देखते हैं। ही, शी, इट, या फिर कोई नेम हो या फिर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? वो नंबर में एक हो। तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। पर अगर इसी की जगह पर आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, है ना, एक से ज़्यादा, अगर कोई प्लूरल हो तो उसके साथ हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके साथ एस या ईएस हमको यूज़ नहीं करना है। सिर्फ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस लगेगा। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। मैं इसके एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में। फर्स्ट एग्जांपल देखो, मैं सारे एग्जांपल बता देती हूँ आपको, एस ईएस वाले भी और सिंपली भी। जैसे आई, वी, यू, दे के साथ कुछ नहीं लगता है तो सीधा आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। देखो डायरेक्टली इसके साथ हमने फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और लेटर। जैसे चिल्ड्रन, ये प्लूरल हो गया ना, तो हमको डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चिल्ड्रन प्ले,
इन द गार्डन। अब SES वाला भी बता देती हूँ। ही प्लेज इन प्लेग्राउंड। एक और देख लेते हैं। रमा ईट्स अ एप्पल। सो इजी है। IVU दे प्लूरल के साथ हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब लगाई है, इसमें कोई भी चेंज हमने नहीं किया है। और ही शी इट या कोई नेम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको डायरेक्ट वर्ब के साथ SEIS यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपके हम और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे और सारे ये टेंस कंप्लीट होने के बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल के लिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस के नोटबुक के अंदर अपनी इच्छा से कोई से भी 5 सेंटेंसेस बना के और अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू। जिसके अंदर हमें हर्ष हो, प्रेरणा हो, शोक हो, खुशी हो, उल्लास हो, जिज्ञासा हो, उत्साह हो, ऐसे शब्द होते हैं। वहाँ कौन सा क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। चौथा पाठ है विस्मय आदि बोधक अव्यय। नोटबुक साथ में लेके बैठे करते रहे। जो शब्द इसकी परिभाषा लिखी सबसे पहले, जो शब्द हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, उल्लास, भय, प्रेरणा तथा विस्मय आदि भावों का कराते हैं। ये विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। अब इसे नोटबुक में नोट करते रहना। समझ में आ गया? विस्मय आदि बोधक अव्यय क्या है? जो शब्द क्या बताए? हर्ष यानी खुशी, शोक यानी गम, भय, डर, घृणा जिसे हमें घृणा है, तथा विस्मय आश्चर्य, उल्लास, जिज्ञासा होता है आदि भावों का बोध कराते हुए क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब विस्मय आदि बोधक यहाँ पर जो हर्ष, शोक, भय, प्रेरणा जो परिभाषा में दे रखा है वही इसके भेद है और हमें एग्जाम में इसके भेद नहीं पूछते हैं। सिर्फ हमें क्या पूछते हैं कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो आपको इसका एक चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, जहाँ ये लगे आप वहाँ बेझिझक पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, आंसर दे सकते हो कि ये विस्मय आदि बोधक ही अव्यय है। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण, नोटबुक में नोट भी कर सकते हो उदाहरण ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वाह कितना सुंदर बगीचा है। अब वाह कैसे बोलेंगे हम इसे? वाह कितना सुंदर बगीचा है। तो यहाँ जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है वाह, ये कौन सा है? विस्मय आदि बोधक अव्यय है। नदी में नहाने का मजा आ गया।
कौन सा, विषयादिबोधक एक। इसी तरीके से अरे यहाँ बड़ा खतरा है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर हम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे हमारे साथ ही चल रहे हैं और हमें वहाँ पर कुछ ऐसी चीज दिख गई जिससे हमें खतरा उत्पन्न हो, जिससे हमें डर लगे, तो वहाँ भय हो, तो हम क्या करेंगे, अरे यहाँ बड़ा खतरा है, यहाँ नहीं जाना। क्या करेंगे, अरे वहाँ बड़ा खतरा है, वहाँ नहीं जाना। तो यहाँ क्या है, भय। इसीलिए यहाँ पर ये अरे, ये शब्द जो है वो क्या है, विषयादिबोधक अव्यय। फिर हम कहते हैं जियो, खुश रहो, जियो खुश रहो। जब हम किसी को आशीर्वाद देते पैर छूते बड़ों के, या किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो विश करते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, बड़े हमारे आशीर्वाद देते हैं। तो क्या कहते हैं, खुश रहो, खुश रहो। वहाँ क्या है, विषयादिबोधक शब्द है। और कहे कि जियो, 1000 साल जियो, हमारी उम्र लग जाए, तो यहाँ जियो जो है वो क्या है, विषयादिबोधक शब्द है। कभी कभी हम कहते हैं सावधान, सावधान। किसी को हम क्या कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि सावधान, वहां कोई आने वाला है, तो वहां हम भी ये जो विषयादिबोधक है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर हमें बदबू आ रही है, क्लास में कहीं बदबू आ रही है, तो क्या करें, छी, बदबू आ रही है, तो ये छी, छी बदबू आ रही है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घृणा, क्या कर रहे हैं, घृणा, नफरत कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ कौन सा विषयादिबोधक हो जाएगा, छी, घृणाबोधक। किसी को बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, अरे इधर आओ, जैसे कोई बात है तो हम क्या कहते हैं, अरे इधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ अरे जो शब्द है वो भी क्या है, विषयादिबोधक शब्द है। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अरे आप आ गए, अगर कोई अचानक से हमारे घर में आ जाए और हम क्या हो जाए, सरप्राइज हो जाए, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, अरे आप आ गए, हाँ मजा आ गया। तो ये जो शब्द है वो क्या है, विषयादिबोधक चिन्ह है। वो सब है, ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, आगे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ डेफिनेशन के बारे में बताया था कि कौन कौन से मतलब एंगल्स के बारे में बताया था, और डेफिनेशन की कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताया था कि कॉन्ग्रुएंस किस टाइप से शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताया था, सप्लीमेंट्री के बारे में। ठीक है, थ्री डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, जैसे टू एंगल्स इन प्लेन आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। इसमें क्या होता है, जैसे देखना 4 डेफिनेशन है आपके एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में जैसे आपकी डायग्राम ही दे रखा है, बुक का ही समझा देती हूँ। डी एडजेसेंट एंगल में, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एक तो क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है। क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म। कॉमन आर्म का मीन्स जैसे इसमें क्या होता है, टू इसमें एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसमें दोनों एंगल फॉर्म हो रहे नहीं हो रहे, दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब इसके लिए जैसे ये एंगल है और ये वाला एंगल है, तो इसके लिए कॉमन आर्म, एक तो कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मैंने आपको बताया था कि जो भी दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो एक ही वर्टेक्स से और एक ही पॉइंट से हो रहे, तो ये आपके क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स। क्लियर। और कॉमन आर्म की मीन्स कॉमन साइड, मतलब वही साइड या आर्म कुछ भी बोलो, तो कॉमन आर्म जैसे इस एंगल के लिए ये वाली आ रही, तो इस एंगल के लिए भी तो यही वाली आर्म आ रही है, ये बन रहा है तो ये, और इसके लिए भी ये वाली आर्म आ रही है, तो दोनों के लिए क्या हो गई, मतलब एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, उन दोनों की
तो एक तो इसमें दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगा। इसमें थर्ड और ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा पेयर में एडजेसेंट एंगल होते हैं। जैसे ये दोनों पेयर में होंगे, ये एडजेसेंट एंगल आप कैसे बोलोगे कि उसमें एक 2 एंगल होंगे और उसमें कॉमन आर्म होगा और एक कॉमन वर्टेक्स होगा। तो ये दोनों क्या हो गया, एक पेयर में हो गया। ये दोनों क्या हो गया, एक पेयर में हो गया। अब देखो, जैसे कोई एंगल, जैसे ये पूरा एंगल है DAB। अब DAB 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन किस किस में हो रहा है, जैसे BAC और CAD में हो रहा है ना। तो ये पूरा एडजस्ट है। अब ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। तो इन दोनों का आप एक साथ शो कर सकते हो, BAC और CAD। तो इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो गए, देखना, BAC एंड एंगल CAD। तो ये दोनों कौन से हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। क्या हो गए, दोनों एडजेसेंट एंगल। और इन दोनों का सम, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर ये कोई मेजरमेंट नहीं, ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है, ये हमेशा ध्यान है, ये 90 डिग्री की लाइन है क्या, नहीं। तो यहाँ पर ये ध्यान है ना कि ये तो पूरा जो एंगल था DAB जो एंगल था वो इन दोनों का सम हो गया। अब इन दोनों का सम कुछ भी हो सकता है, वो आपको मेजर करके बताना है कि यहाँ पर इन दोनों का सम कितना होगा। बस आपको ये चीज़ बतानी कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कि जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें भी आप डेफिनेशन लिख देना कि 2 एंगल इन द प्लेन आर द कॉल। ये सब हेडिंग करके आपको डेफिनेशन लिखनी है। समझ में आ गया, कि इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन आ गए। तो 2 एंगल्स इन द प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव, इसमें ये दोनों पॉइंट लिखने हैं, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म। और मैंने आपको ये भी बताया कि दोनों एक दूसरे के मतलब डिपेंड है, ये इस पर है और ये इस पर है। समझ में आ गया कि दोनों के आपके कॉमन आर्म है। अगर ये आर्म नहीं होगी तो एंगल फॉर्म नहीं होंगे और नहीं एडजेसेंट एंगल ड्रॉ होगा। तो ये डायग्राम आपको इसमें शो करना है। ठीक है, अब कुछ आपको एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी दे रखी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट बता दिया है कि एडजेसेंट एंगल की इन दोनों का, जैसे ये पूरा ओवरऑल आपके एक एंगल है, उसमें ये वाली लाइन ड्रॉ की तब जाके एडजेसेंट एंगल बना है ना। तो पहले तो ये एंगल था हमारे, कौन सा था, DAB। और फिर मैंने एक कॉमन आर्म यहाँ पर एक्सटेंड की, तो यहाँ पर 2 एंगल फॉर्म हो गए, दोनों एंगल फॉर्म हो गए। ये दोनों कौन से हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। तो इन दोनों, इसका जो ओवरऑल सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो इसका सम हो जाएगा। अब इसका सम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए आपको ऊपर वाला लिखना है। समझ में आ गया। अब इसमें सेकंड देखना, जैसे इफ़ द सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल इज़ 180। कभी कभी ये भी ध्यान रखना कि एडजेसेंट एंगल 2 होते हैं, तो कभी ये भी आ सकता है कि 180 डिग्री की लाइन पर भी 2 एडजेसेंट एंगल बन सकते हैं। ये चीज़ भी हो सकता है, जैसे 180 डिग्री पर ये, वैसे इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, पर कभी कभी एडजेसेंट एंगल भी इसको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो तो एज ऑन डिपेंड, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, कि जैसे आपको अगर एडजेसेंट पूछा तो एडजेसेंट बोलना है और वहाँ पर लीनियर पूछे तो लीनियर बोलना है। तो इस टाइप से एडजेसेंट बोल सकते हैं, लीनियर बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री, इसको तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब जैसे ये एडजेसेंट हो गया, तो इन दोनों का सम भी, जैसे आप एडजेसेंट एंगल का सम भी कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये 180 पे बना हुआ। अब जैसे बाई चांस ये 60 डिग्री का है तो ये कितने होगा, 120 का। ऐसे ही सप्लीमेंट्री का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो ये भी क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का भी अगर 180 के एंगल पे बने होते हैं अगर एडजेसेंट एंगल, तो उसका सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, इसे आपके डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, ये चीज, इसमें से आप ये पॉइंट लिख देना कि इफ़ द सम ऑफ द एनी 2 एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ लिख देना। अब फिफ्थ है आपकी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, सेम लीनियर पेयर भी इसका सप्लीमेंट्री एंगल जैसा होता है कि इसमें भी आपके 2 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, जैसे नेक्स्ट आपके डेफिनेशन है लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होगा, लीनियर पेयर में आपके ये सेम यही, अब इसमें भी 180 डिग्री पर ही बन रहा है, तो 180, इसका ओवरऑल सम कितना होता है, 180, ये तो आपको पता है। अब इसमें भी 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये वाला हो रहा है और एक ये वाला हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर लेबल दे दिया AO, ये B हो गया और ये C हो गया, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, AOB। ठीक है, और प्लस COB, तो ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाता है, आपके लीनियर पेयर हो जाएगा। कंप्लीट। तो लीनियर पेयर की आपको डेफिनेशन दे रखी है कि 2 एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180 आर सेड टू बी फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है, ये चीज़ आप लिख देना। और इसका डायग्राम बनाने से होती है, इसका डायग्राम सेम यही है।
अब नेक्स्ट है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि जैसे टू लाइन होती है, उसको टू लाइन एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है, क्रॉस। टू लाइन्स बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे इस टाइप से। जैसे आपके सिक्स्थ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसमें देखना, मैंने आपको बताया कि टू लाइन क्या हो रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, टू लाइन बाइसेक्ट कर रही है, वो भी ओ पॉइंट पर। ओ ही मानना है इसको, ओ ही लेबल करना है। अब यहाँ पर जैसे इसको ए ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आपके यहीं दे रखा है जैसे सी ये बी, ये ए और सी डी, मतलब टू लाइन कौन सी हो गई, ए बी और सी डी, और दोनों एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट करी, ओ पॉइंट पे। जैसे बाइसेक्ट हुई है तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 4 एंगल फॉर्म हो गए इस कॉमन पॉइंट पर। क्या हो गए, 4 एंगल फॉर्म हो गए, दिख रहा है आपको। जैसे ये एंगल फॉर्म हो गया, फिर ये वाला हो गया, एक ये 1 2, फिर देन ये वाला भी हो गया, थर्ड, देन ये 4 एंगल फॉर्म हो गए। तो ये कौन सा हो गया, वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या होता है, हमेशा ये पैर में होता है। पैर में कैसे, वर्टिकल अपोजिट का मीन जस्ट उल्टा, मतलब जस्ट आमने सामने बोलते हैं ना, अपोज, कि मैं आपके अपोज, आप मेरे अपोज, तो इस टाइप से क्या है। अब यहाँ पर देना अपोजिट का मीन्स ये जो एंगल है वो इसका अपोज है। इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, और इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है, ये। तो ये इसका अपोज हो गया और ये इसका अपोज हो गया। तो ये हमेशा ध्यान देना कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, ये क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब जैसे COB, अब COB और DOA, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल। क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, और इधर ये वाला और ये वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब इक्वल का मीन जहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी होगी, इसकी जो वैल्यू होगी इसकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपके ये क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट में क्या होगा, इन दोनों का जो दोनों लाइन बाइसेक्ट हो रही है, और बाइसेक्ट करने पर 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और इस टाइप से अब इसमें देखना एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर देखो कैसे बता रही, दोनों पैर में कैसे लिखना है आपको इसको, कि एंगल COB ये लिख दिया आपने, COB इक्वल एंगल DOA, मतलब ये वाला और DOA, ठीक है, ये दोनों हो गया। और एक पेयर क्या बनेगा, ये भी एक पेयर में होता है। अब ये वाला कौन सा बनेगा, जैसे AOC, तो एंगल AOC एंगल BOD, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल में हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपको इसको देखना है, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन होंगे तो हम करेंगे। तो ये सब डेफिनेशन आपको लिखनी है, इसमें डेफिनेशन देख लेना। व्हेन टू लाइन से यहाँ से आप करके 4 एंगल आप फॉर्म, बस यहाँ तक ही लिखनी है। समझ में आ गया। और नीचे ये वाला शो कर देना, भले आपको करना हो, ठीक है। डायग्राम बना देना और ये नीचे दोनों पैर शो कर देना। क्लियर। तो अब आपको नेक्स्ट ये सब डेफिनेशन लर्न कर लेना, लिख देना सिस्टमेटिक। 9.1 में आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। क्लास नेचुरल फाइबर्स का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने नेचुरल फाइबर के इंट्रोडक्शन में दिया था, जिसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर को डिफरेंस देखा था कि कौन कौन से फाइबर नेचुरल है जो प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं, और कौन से फाइबर है जो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में सिर्फ आपको 2-4 लाइन दे रखी थी, एक्रिलिक, नायलॉन और ये जैसे खाली रेयन वगैरह सारी चीज़ें एग्जाम्पल में दे रखी थी। अब नेचुरल फाइबर में हमने वूल को स्टार्ट कर लिया था। वूल जो है वो अगर हमें शीप या एनिमल से मिलता है तो वो उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, हम उसको एज अ फैब्रिक मटेरियल कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखा है मिलता है जिससे, तो शीप, गॉट और याक से। तो यानी इन एनिमल की बॉडी के ऊपर जो फर जैसा जो होता है वूल, उसको हम वूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। पीपल रियर शीप फॉर इट्स हेयर विच इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वूल। पीपल जो शीप की देखभाल करते हैं, रियर का मतलब देखभाल करना या पालन पोषण करना, उनका पालना, तो उनको पालते हैं तो अपनी किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, और है वो है वूल, प्रोडक्शन ऑफ वूल। द रियर शीप आर फेड वेल फॉर गुड ग्रोथ ऑफ देयर हेयर विच इज यूजुअली सिरेमिक
वाइट इन कलर, इनका जो कलर होता है वो सिरेमिक वाइट होता है। हाउएवर फाइबर्स ऑफ नेचुरल कलर सच एज ब्लैक, ग्रे, मतलब ये कि आपको जो वूल एनिमल से मिलेगा उसका तो कोई नेचुरल कलर होगा। फिर हमें जो मिलता है रेड वगैरह वगैरह जो भी हम कलर करते हैं तो उनको ऊपर से ऊपर कलर किया जाता है। हमें जो फाइबर एक्चुअल में मिलता है वूल का एनिमल से वो तो नेचुरल कलर का होता है। जैसे ब्लैक मिल गया, कोई शिप अगर या कोई याक वगैरह वरना जो है वो अगर ग्रे कलर की है, ब्राउन कलर की है तो वो हमें इस तरह का ही मिलेगा। फिर उसको हम कलर प्रोवाइड करवा के डिफरेंट कलर में ले सकते हैं। From the different breeds and species of wool-eating animals, yak wool is common in Tibet and Ladakh. तिब्बत और लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे याक का जो वूल होता है वो बहुत ही कॉमन है। अंगोरा गॉड्स आर रियर्ड इन द हिली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ ऑब्टेनिंग वूल। अंगोरा गॉड्स जहाँ पे कॉमनली वो कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में, जिनकी देखभाल की जाती है और उनसे ऑब्टेन किया जाता है क्या? And llama and alpaca are found in South America. They are valued for their ये यहाँ पे varieties देखिए, आप जहाँ पर नहीं कर दो। अंगोरा गोड्स जो कि जम्मू कश्मीर की है, और यहाँ पे जैसे देखा है याक वूल आपको कहाँ मिलेगा? तो जनरली तिब्बत एंड लद्दाख में इनको पाला जाता है। और यहाँ पे जैसे दे रखा है llama एंड alpaca, ये आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में। ठीक है, इनके जो वूल का जो वैल्यू होता है बहुत ही अच्छा होता है। Besides domesticated sheep, wool can also be obtained from the hair of camel and some goat families. Such fibers are quite expensive since they are collected by combining or when they fall off their own. या तो क्या होता है, इनकी बॉडी से इनको कुछ हार्म नहीं है ना, बस ये है कि इनको थोड़ा प्रोटेक्शन जो नेचुरली अपने ऊपर ग्रो करवाते हैं वो हम हटा देते हैं। बट क्या है कि इनका जो अगर आप इनका बॉडी से निकाल दो तो इनको कुछ हार्म नहीं होता। इनको अगर आप देखभाल कर रहे हो तो इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट भी दोगे, आप ज़्यादा टेम्परेचर या डाउन टेम्परेचर में आप इनको नहीं रहने दोगे। तो इनको जो पाल के रखते हैं तो वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी से जो वूल निकलता है या तो वो उसको रेजर वगैरह से निकाल देते हैं या फिर थोड़े टाइम के बाद अपने आप नहीं। तो अगर वो नहीं निकालेंगे हम तो एक टाइम के बाद इनके जो एक्स्ट्रा हेयर्स या एक्स्ट्रा वूल जो इनके ऊपर अराइज ग्रो होता है वो धीरे धीरे अपने आप गिर जाता है। तो इससे तो अच्छा है हम इसका यूज करें, है ना। कंबाइनिंग और व्हेन दे कॉम्बिंग, कॉम्बिंग का मीनिंग होता है इसको अच्छे से सुलझा के अलग करना है इनकी बॉडी से। हिस्ट्री ऑफ वूल, वूल कहाँ से आया, किसने इसको सबसे पहले डिस्कवर इन्वेंट किया? वूल हैज बीन यूज्ड एज अ क्लोथिंग मटेरियल बाय सम ऑफ दिस अर्लीस्ट सिविलाइजेशन एज शीप हैव बीन रेड सिंस एंशिएंट टाइम। वूल का यूज करना सिविलाइजेशन के लिए, जो वूल मिलता है वो शीप से मिलता है, किस तरह से आप इसका यूज करके एंशिएंट टाइम से लोग इसका यूज करते आ रहे हैं वो सारी हिस्ट्री इसकी दे रही थी। शीयर्स वर प्रोबेबली इन्वेंटेड इन द आयरन एज। अर्लियर वूल वॉज प्लग्ड आउट मैन्युअली बाय हैंड्स और बाय ब्रॉन्ज कॉम। मतलब ये कि अर्ली टाइम की बात करें तो अर्ली ह्यूमन जो थे वो किस तरह से वूल को अलग करते थे, तो वो यहाँ लिखा है मैन्युअली बाय हैंड। मैन्युअली कैसे अलग करते थे? हैंड के थ्रू, बाय ब्रॉन्ज कॉम, ब्रॉन्ज के बने हुए कुछ कॉम होते थे जिनसे उनकी बॉडी से वो वूल को वो सॉर्ट आउट कर देते थे। इन डेनमार्क द अर्लीस्ट वूलन टेक्सटाइल ऑफ अबाउट 1500 BC हैज बीन प्रिजर्व्ड टिल डेट। यहाँ पे देखा है इसकी पूरी ये हिस्ट्री होगी। अब यहाँ कुछ देखा है, इन रोमन सिटीज वूल वॉज द चीप क्लोथिंग मटेरियल अलॉन्ग विथ लिनेन एंड लेदर। लिनेन एंड लेदर, वूल को देखा जाए तो लेदर और लिनेन से वो अलग है थोड़ा, लेकिन ये चीप क्लोथिंग मटेरियल है मुख्य प्रकार से। एज सिल्क इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। इम्पोर्टेड का मीनिंग है इम्पोर्ट करना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, जो बाहर से अदर कंट्रीज से हमारी कंट्री में जो चीज़ें आती हैं उनको बोलते हैं हम, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना आयात और निर्यात, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी बाहर हमारी चीज़ों को बाहर भेजना, और जब हमारी कंट्री में बाहर की कंट्री की चीज़ें आती हैं तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। तो सिल्क जो था वो सबसे पहले चाइना से हमारे देश में आया। वॉज एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो, महंगा। एंड कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया वॉज ऑलमोस्ट अननोन देयर। और हमारे यहाँ जो कॉटन बन रहा था वो उनको नहीं पता था कि हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा था, वहाँ पर सिल्क का अच्छा था। In medieval times, wool became a cheap trading material all over the world. थोड़े टाइम के बाद ही wool जो था वो cheap trading material बन गया, बहुत ही प्रमुख या खास मध्य युग में। ठीक है, in the 13th century, Italy dominated the wool
thread, raw wool was imported from Britain for the manufacture of fabric. An export tax on wool called Great Custom was imposed by Britain. यहाँ पे कुछ सारी वूल की हिस्ट्री दे रखी है कि किस तरह से वूल का प्रोडक्शन करवाने से पहले प्रोडक्शन तो होता था, अलग अलग कंट्री में अलग अलग फैब्रिक मटेरियल का प्रोडक्शन होता था। लेकिन यहाँ 13th सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी की, तो इटली में वूल को डोमिनेट किया गया। रॉ वूल जो था वो इम्पोर्ट कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से। क्यों हुआ? फैब्रिक मैन्युफैक्चर करने के लिए। एन एक्सपोर्ट टैक्स ऑन वूल कॉल्ड ग्रेट कस्टम वाज इम्पोज्ड बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन ने बहुत ही बड़ा टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, वूल के ऊपर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, एंड 17th सेंचुरी के एंड में देखा जाए, इंग्लिश वूल बिगन टू कम्पीट ग्रेटली विद सिल्क इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो वो जो था उसने सिल्क के साथ कॉम्पीट करना शुरू किया है। 17th सेंचुरी की एंड में वूल और सिल्क के बीच में ग्रेट कंपटीशन शुरू हुआ। कंपटीशन मतलब ये कि कुछ लोग वूल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे और कुछ लोग सिल्क को, क्योंकि उसके अंदर लस्टर थी, ग्रेट लस्टर यानी शाइनिंगनेस। टुडे ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ वूल। ऑस्ट्रेलिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वूल को प्रोड्यूस करने के लिए, रॉ वूल को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शीप भी बहुत ज़्यादा होती है, उनको वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा उनके लिए सूटेबल होता है कि वो वहाँ ज़्यादा दिन तक अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अदर मेजर वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, इसके अलावा कौन कौन सी है जो वूल को प्रोड्यूस करवाती है? जैसे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, चाइना, अर्जेंटीना और यूरेशिया। ये सारी वो कंट्रीज हैं जो वूल, रॉ वूल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ दे रखा है वूल हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वूल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, द वूल इज कंसिडरेबली रेजिलेंट, इट हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। एक तो वूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है, मतलब ये कि उसको हम तोड़ नहीं सकते इजीली, उसके थ्रेड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते। लाइट वेट एंड कैन बी इजीली डाइड, हल्के होते हैं। आप वूल का अगर देखो तो वूल जो होता है उसको आप सुखाओगे तो वो ज़्यादा देर तक पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो जल्दी सूख जाता है। तो लाइट वेट भी होता है, हल्का भी होता है और जल्दी इजीली डाइड। डाइड का मीनिंग है यहाँ पे ड्राई नहीं है, डाइड का मीनिंग है आप इसको इजीली कलर प्रोवाइड करवा सकते हो, यानी कलर देना। इट इज़ अ हीट इंसुलेटर एज इट कैन ट्रैप ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर। ये बहुत सारी वॉल्यूम, मतलब एयर के ज़्यादा वॉल्यूम को ये ट्रैप करके रख सकता है, इसलिए हीट इंसुलेटर है, यानी कि गर्मी प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए हम इसको विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। इट कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ये एब्जॉर्ब करके रख सकता है, भारी हो जाता है, लेकिन जैसे इसको आप रखोगे पूरा पानी ऑटोमेटिकली वापस निकल भी जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ द एबोव प्रॉपर्टीज ऑफ द वुलन फैब्रिक है एबिलिटी टू रिटेन शेप बेटर देन फैब्रिक मेड फ्रॉम अदर नेचुरल मटेरियल। ये जो है ये बेटर क्वालिटी का इसलिए है क्योंकि ये इसको हम अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। आगे का हम देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी आप पे छोड़ रही हूँ मैं, ये एक्टिविटी आप पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वूल से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर। इसके अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन, जो संगठन गठन बना है, किस प्रकार से कौन कौन सी गैसेस होती है, कितनी कितनी मात्रा में होती है, कौन सी गैस अपने लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी गैस प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज हमने देख ली थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर अपना आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारी वायुमंडल है, जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर दे रखा है उसका स्ट्रक्चर कैसा, स्ट्रक्चर का मीन्स उसका ढांचा कैसा है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है और आई होप कि आप सबने इसको ड्रॉ भी कर दिया होगा और अच्छे से ड्रॉ करना, ताकि आपको पता चले कि किस एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी कह सकते लेयर के अंदर क्या क्या चीज अपने इंक्लूड हो रही। आपको पता चलना चाहिए कि किस लेयर के अंदर क्या था, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज में होना चाहिए, अपने को पता चलना चाहिए कि किस लेयर के अंदर क्या क्या चीजें आ रही। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन। The modern knowledge about the atmosphere is based on the information received through rockets, radar and satellite। ठीक है, क्या दे रखा है देखो इसमें, द मॉडर्न नॉलेज। अभी जो हमको आधुनिक जो ज्ञान मिलता है एटमॉस्फेयर के बारे में कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, कौन कौन सी गैसेस है, कौन कौन सी गैसेस से हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ये सारी चीजें जो हम देखते हैं वो किस बेस पर देखते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू रॉकेट्स।
जो सूचनाएं अपने को प्राप्त होती है, किससे? रॉकेट से, राडार से और सैटेलाइट। ये अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट उपग्रह होते हैं। रॉकेट से आप लोगों को पता है, राडार भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन के लिए कह सकते हैं कि एक प्रकार का उपग्रह होता है जो अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, किसकी? एटमॉस्फेयर के बारे में। इतना अपने को मौसम से रिलेटेड और सारी जानकारी मिल जाती है। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलती है? सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती है। तो यहाँ पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, मॉडर्न नॉलेज, आधुनिक जो अपने को इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो इन बेसिस पर मिलती है। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ फ्यू जोन्स और लेयर्स लाइक स्फेरिकल शेल्स। क्या दे रखा है? अपना जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका वो कंसिस्ट ऑफ फ्यू जोन, कुछ जोन्स में बटा हुआ। इसको आप जोन्स भी कह सकते हो, लेयर्स भी कहते हो, ठीक है? 5 जोन बोल सकते हैं अपन इसको, या फिर 5 लेयर्स बोल सकते हैं। लाइक स्फेरिकल शेल्स, इसके अकॉर्डिंग कह सकते हो, स्फेरिकल शेल्स के अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं। On the basis of characteristics of temperature and pressure, the atmosphere is divided into 5 layers, starting from the Earth's surface. क्या दे रखा है? On the basis of characteristics, इसकी विशेषताओं के आधार पर, तापमान के आधार पर, प्रेशर, दबाव के आधार पर एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है। ये अपना अर्थ प्लेन है और इसकी जो सतह है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? The 5 concentric layers, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इन पांचों को आपको अंडरलाइन भी करना है और 5 नेम आपको ऐसे ही सीरीज से ही आपको क्या करने, लर्न करने, ठीक है? तो अगर आप इसको सीरीज से लर्न करते हो तो जब आप डायग्राम बनाओगे तब भी आपकी आसानी रहेगी। डायग्राम में जब भी अपन बनाते हैं तो वहां पर अपने को लेबल का नेम भी मेंशन करना पड़ता है। तो लेबल का नेम आप जैसे ही मेंशन करोगे, अब आपने उल्टा लर्न कर दिया, पहले थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर लास्ट में ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पर जब बनाओगे तो एक्सोस्फेयर तो आ जाएगा आपका नीचे, ट्रोपोस्फेयर चला जाएगा ऊपर। तो पूरी अपनी कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ वही उल्टा हो जाएगा। कि हम पूरे चेंज कर देंगे तो आपको इनको क्या करना है, जैसा आपकी बुक में दे रखा है आपको ऐसा ही लर्न करना है। और ये पांचों ये जो लाइन दे रखी है आपको पूरी लर्न करनी है और आप नोट्स जो बना रहे हो उसमें आपको मेंशन करना है द 5 concentric layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere, ठीक है? अब फर्स्ट जब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? ट्रोपोस्फेयर के बारे में। क्या दे रखा है ट्रोपोस्फेयर के बारे में? देखो, The troposphere is the lowest layer of the atmosphere. अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है? अब सिंपल सा दे रखा है आपको, ट्रोपोस्फेयर सबसे लास्ट लोएस्ट लेयर है, उसके बाद कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। अब ये एक लाइन मेंशन कर सकते हो इसमें। अगर आप इसमें लर्न नहीं भी करते हो पर्टिकुलर तो भाई एक लाइन तो आप अपने माइंड से बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपने देख लिया कि अर्थ के सरफेस के पास में सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी? ट्रोपोस्फेयर लेयर, और ये सबसे लोएस्ट लेयर आएगी और ये जो आएगी सबसे हाईएस्ट आएगी। फिर इसके ऊपर आप इसको मेंशन कर दो स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उससे अबव आप मेसोस्फेयर, फिर उससे अबव आप थर्मोस्फेयर। तो इस प्रकार से आप मेंशन, यानी कि एक लाइन का मेथड आप इसमें डायरेक्टली भी बेसिकली लिख सकते हो। क्या दे रखा है इसके अंदर? लोएस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, इन दिस लेयर टेम्परेचर फॉल्स विद हाइट। क्या दे रखा है यहाँ पर? इस लेयर के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर फॉल्स विद हाइट। फॉल्स का मतलब गिरना। जैसे जैसे अपन कह सकते हैं कि ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? गिरता रहता है, ठीक है? The temperature decrease at the rate of 1 degree centigrade for every 165 meter ascending. क्या दे रखा है? The temperature decrease का मतलब क्या होता है? कम होना at the rate of 1 degree centigrade for every 165 meter ascent. 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 165 मीटर एसेंट, यानी कि उसकी पर्टिकुलर आप कह सकते हो एक माप होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसमें टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है? This decrease in temperature with increase in altitude is known as the left side, ठीक है? क्या दे रखा है? अंडरलाइन करना इसको। This decrease in temperature, जैसे ही तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है with increase in altitude, और एलिट्यूड अक्षांश के ऊपर तापमान क्या होता है? कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है यहाँ पर, नोन एज द लेफ्ट साइड। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? लेफ्ट साइड के नाम से इसको अपन जानते हैं। अब इसको आपको सिंपल से समझना, जैसे ही आप अभी अपना टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने भी कभी नोट किया होगा, कहीं पर गए होंगे घूमने के लिए, तो किसी पहाड़ी क्षेत्र पर गए होंगे, अपन जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है? गिरता रहता है और कम होता रहता है, ठीक है? The troposphere is the densest zone of the atmosphere. Densest का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज्यादा घनत्व होता है, ठीक है?
तो ये एटमॉस्फेयर का ऐसा जोन है जो बहुत डेंसेस्ट जोन है। 3/4 of the atmosphere is found with the 11 kilometer of the surface of the earth, including most of oxygen we need to breathe। देखो क्या दे रखा, बहुत समझने की चीज दे रखी। 3/4 of atmosphere is found, 3/4 पार्ट एटमॉस्फेयर का आपको 11 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। अर्थ की सरफेस से कितना, 11 किलोमीटर के अंदर आपको ये लेयर मिल जाएगी, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जो हमारे सांस लेने के वी नीड टू ब्रीथ लेने के या सांस लेने के काम में आती है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है द एवरेज थिकनेस, एल्टीट्यूड और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द 13 किलोमीटर। आपको क्या बता रखा है, द एवरेज थिकनेस, एवरेज थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है आपकी, एल्टीट्यूड और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द 13 किलोमीटर। कितना होगा, 13 किलोमीटर। The thickness varies from about 8 km at the poles to 18 km near the equator। कितना दे रखा है आपको, the thickness varies from about 8 km at the poles, जो मैंने आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया था, आपको पता भी है, to 18 km near the equator। इक्वेटर के कह सकते हैं पास में पोल्स, कितना होगा ये, 18 किलोमीटर होगा। The troposphere is also known as weather making zone। आप यहाँ पर अंडरलाइन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर, तो आपको इसके अंदर आप ऊपर वाला पैराग्राफ मेंशन करोगे और उसके बाद ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, इज ऑल्सो नोन एज वेदर मेकिंग जोन। इसको अपन वेदर मेकिंग जोन के नाम से भी जानते हैं। ऑल द फिजिकल प्रोसेस ऑफ वेदर, अब कितने सारी फिजिकल प्रोसेस जो होती है वेदर की, चाहे हवा हो, बादल बनना हो, स्ट्रॉन्ग आंधी आना हो, बारिश गिरना हो, मिस्ट का मतलब कह सकते हो जो कोहरा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अभी सर्दी का मौसम आ गया, बहुत ज्यादा जब सुबह सुबह अपन उठते हैं तो बहुत अंधेरा अंधेरा होता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मिस्ट या फोग, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। दोनों का मीन्स क्या होता है, कोहरा छाने होता है। हेल का मतलब होता है ओले गिरना, ठीक है। ओले आपको पता है क्या होते हैं, ओले गिरना अगर ये सारी फिजिकल प्रोसेस जो होती है किससे रिलेटेड कह रहे हो आप, वेदर से रिलेटेड। पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर देना इसको, क्या दे रखा है। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके अंदर होती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर के बारे में हमने पढ़ा, ट्रोपोस्फेयर के बारे में, इसके आप नोट्स बनाओगे तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट 5 कंस्टिट्यूएंट लेयर्स, इन लेयर्स के नेम लिखने हैं। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट दे रखा है अपने को, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू पॉइंट देखिए, मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। अब कुछ क्षेत्रों में मृमयी मृदा, कुछ क्षेत्रों में दुमटी मृदा और जबकि कुछ क्षेत्रों में बलुई मृदा, यानी कि इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। मृदा जो होती है पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। पवन यानी हवा, वर्षा, ताप, आर्द्रता आदि के द्वारा मृदा क्या होती है, प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु कारक है जो मृदा परिच्छेदिका यानी कि मृदा की अलग अलग परतें, सस्तर ए, सस्तर बी, सस्तर सी, इस प्रकार की जो परिच्छेदिका पढ़ी थी हमने, उनको भी प्रभावित करती है। मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक मृदा की घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति फसलों की किस्मों को निर्धारण करता है। मृदा किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली फसलों या वनस्पति को निर्धारण कैसे करता है, जैसे अलग अलग फसलों को उगाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है। जैसे देखो, मृमय और दुमटी मृदा, मृमय और दुमटी दोनों ही मृदा गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए आवश्यक उपयुक्त है। अब हमको गेहूं और चने की खेती करनी है तो हमें कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, मृमय और दुमटी मृदा। ऐसी ही मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है, जो ज़्यादा जल धारण क्षमता करता है। अब हम जानते हैं जल धारण क्षमता हमने एक प्रयोग किया था, मृदा अंतःस्रवण, जिसके अंदर हमने पानी की बूंद बूंद डाली, यानी कि हर मृदा की कैपेसिटी अलग अलग होती है कि वो पानी की कितनी मात्रा सोख सकता है।
मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है। अब दाल उगाना, मसूर है या अन्य दालें, तो हमें दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें जल का निकासी आसानी से हो जाती है। अब कपास की खेती के लिए बलुई तथा दुमटी मृदा की उपयुक्त होती है जिससे जल से निकासी आसानी से हो जाए, जो पर्याप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जो प्रकार की जो फसलें होती है, ठीक है ना। अब जैसे हम गेहूं की फसलों के लिए मरमई मृदा उगाई जाती है क्योंकि यह उमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक वाली होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग मृदा में अलग अलग प्रकार के पौधों को उगाया जाता है। एक यहाँ पर एक केस आया है, एक केस पर अध्ययन करेंगे। जॉन, रशीदा, राधा मध्य प्रदेश के, ये 3 जने मध्य प्रदेश के सुहागपुर नामक स्थान पर लीलाधर और मालवीय के घर गए। कुम्हार था, मिट्टी का काम करता था, मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता था जो बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। तो उनके घर पे गए और उन्होंने उनसे जानकारी प्राप्त की कि ये मिट्टी आप कहाँ से लाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि बंजर भूमि से हम काली मिट्टी लाते हैं, जो बंजर भूमि होती है ना वहाँ से ये काली मिट्टी लेकर आते हैं। अब उन्होंने पूछा कि ये मिट्टी को कैसे तैयार करते हो, तो उन्होंने क्या बोला कि हम एक बड़ी टंकी लेते हैं, ठीक है ना। बड़ी टंकी में सूखी मिट्टी को डालकर उसमें से कंकड़ पत्थर, तिनके, घास फूस जो भी है जो उनको अलग बीन लेते हैं। फिर कंकड़ पत्थर को हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। बड़ी टंकी में से सब चीज़ निकाल दी, उसके बाद उसको 8 घंटे तक उसको भिगाया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा से गूंथ लिया जाता है। अब घोड़े की लीद, घोड़ी की जो लीद होती है वह भी इसके अंदर कुछ मात्रा में लीद मिलाकर उसको आटे जैसे गूंथते हैं, उस प्रकार उसको गूंथ लिया जाता है। गूंथी हुई मृदा को चाक पर रखकर उसकी उचित आकार दिया। अब चाक होता है, आपने देखा होगा गोल मटके बनाने वाला जो होता है गोल, उसके चाक पर देखे मनचाहा जो भी आकार आपको देना है उस प्रकार का आकार उस पर दे देते। किसी अंतिम रूप स्वरूप के लिए उनको हाथों का उपयोग करता है, जो भी अंतिम रूप देना है उसके लिए उसको हाथों से वो बनाते हैं। इस प्रकार बनाई गई वस्तु को 2-3 दिन तक सुखाने के बाद उसकी रंगाई की जाती है और शुष्क वायु सुखाने के बाद वस्तु को उचित ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। अब बना दिया, उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में उसको भट्टी पर पकाकर उसको जो भी कलर वगैरह करना है वो कलर करके कंप्लीट कर लेते हैं। अब उनके मन में आया कि हमने मिट्टी के बर्तन देखे, मिट्टी के बर्तन के अंदर घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है। तो देखो पूछा है मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है। तो पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है। जब उसको पकाते हैं, उस बर्तन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। तो पकाते हैं जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छेद रह जाते हैं। इसी के कारण मृदा सुराही में से जिससे जल अंतस्त्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ पाता है। अब जो पात्र बनाया उसके अंदर जो घोड़े की लीद थी वह क्या हो जाती है, जलकर खत्म हो जाती है। तो वहाँ पर एक छोटा बिल्कुल सूक्ष्म छेद बन जाता है। तो जब उसके अंदर जल डाला जाता है वह छेद अंतःस्रवण यानी कि बाहर की ओर अवशोषित बाहर की सतह तक आ जाता है और वहाँ से वह वाष्प हो जाता है, जिससे घोड़े या सुराही के राख जल ठंडा यानी कि उस जो छेद से बाहर निकला वहाँ से जल ठंडा हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे बर्तन वगैरह बनाए जो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। ये देखिए चाक के द्वारा वह बर्तन बना रहा है, अंतिम स्वरूप हाथों से दे रहा है, ठीक है ना। ये उसको पका रहा है, मतलब उसका आकार दे रहा है हाथों से। अब देखिए एक पॉइंट और आया, मृदा अपर्दन। जल, पवन तथा अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना मृदा अपर्दन कहलाता है। जल के द्वारा हो या हवा के द्वारा हो या बर्फ के द्वारा ऊपरी भूमि की जो ऊपरी सतह होती है वो हट जाती है ना, तो उसको हम अपर्दन कहते हैं। अब ये ऊपरी सतह जो होती कितनी इंपॉर्टेंट होती, देखिए पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती। पादप की जो जड़ें होती मृदा को मजबूती से बांधे रखती। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती, इससे यह पवन प्रभावी जल क्षेत्र के साथ बह जाता है। अगर ऊपरी सतह नहीं होगी वो पानी के साथ बह जाएगी तो एक प्रकार से वह बंजर भूमि हो जाएगी जहाँ पे हम किसी पादप को उगा नहीं सकते। इससे यह पवन और प्रवाहित जल के साथ बह जाती मृदा का अपरदन मरुस्थल और बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक हो जाता है जहाँ की सतह बहुत कम और कोई वनस्पति नहीं होती, यानी कि बंजर हो गई, उसके ऊपर हम कोई पादप नहीं उगा सकते। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए कुछ मेन पॉइंट्स।
मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, भूमि पर बहुत ही आवश्यक है। किसी स्थान की परिस्थिति वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें सहस्तर स्थिति कहलाती है। सहस्तर A B C पढ़ा था हमने। मृदा की विभिन्न प्रकार जैसे मृमय, दुमटी और बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा जल के अंतःस्रवण दर भी भिन्न भिन्न है, यानी कि इनका जल का शोषण भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यह दल मृमय मृदा में सबसे अधिक और मृमय मृदा में बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृमय मृदा में सबसे कम होता है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। अलग अलग फसलों को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है। जैसे मृतिका चिकनी जो मिट्टी होती है, दुमटी मृदा में गेहूं, चना और धान को उगाया जाता है। कपास को उगाने के लिए बलुई दुमटी मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिससे मृदा आर्द्रता तथा मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा यानी कि मृतिका चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया। एक बार इस लेसन के मेन पॉइंट्स पढ़कर, रीडिंग करके इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन चल रहे हैं प्रश्नावली 4.2 सरल समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सवाल नंबर मैंने 4.2 का तीसरा सवाल बता दिया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। आपको समीकरण को हल करना है। सवाल नंबर चौथा देखना 4.2 का एक्सरसाइज 4.2 सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। निम्न समीकरण को हल कीजिए। आपको समीकरण को हल करना है, ठीक है। इससे पहले वाले में जो अपन को दे रखा था, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अपन ने उसको डायरेक्ट किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब सवाल नंबर देखना, चौथे का पहला देखना 10t बराबर 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को 10t बराबर 100 दिख रहा है, ठीक है। अपन को यहाँ पे मिला के 10 को हटाना है, क्योंकि अपन को p का मान निकालना है। तो देखो एक तरीका जो आपको इससे पहले वाले जो चरण हटा कर निकलने वाला वो दे दीजिए। देखो यहाँ पे 10 क्या है, गुणे में, तो अपन को क्या करना है, इस 10 को हटाना है। 10 को हटाना है, गुणे में इसको क्या करना है, हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, 10 का इधर भी भाग लगाऊंगा, 10 का इधर भी भाग लगाऊंगा। देखो कैसे, जैसे 10 का दोनों पक्षों में भाग लगाने पर, देखो इधर 10 का दोनों पक्षों में भाग लगाऊंगा, 10 3/10, इधर भी 10 का भाग लगाऊंगा, ठीक है। इधर 10 से 10 कर लिया, क्या बाकी, और इधर 10 का भाग लगाऊंगा, 100 में क्या आता है 10, ठीक है। तो p का मान 10 आ गया। अगर इसको चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, देखो 10 p बराबर 100, ठीक है। अब हमको p का मान निकालना है, तो p आ रहा है 2 और 100 का 100, 10 क्या घोड़े में इधर आ जाएगा, क्या है भाग में, तो p बराबर 10 का 100 भाग में 10, ये भी आंसर राइट है, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, आपको जो उचित लगे वो करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर दूसरा देखना, b 10p प्लस 10 बराबर 100, b बचेगा 10p प्लस 10 बराबर 100, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस 10 को हटाएंगे, क्योंकि 10 को उधर भेजेंगे, ठीक है। वो तरीका भी आप अपना सकते हो, वो तरीका आपको मैंने बताया, जिसके यहाँ प्लस के 10 हो रहे, इसको हटाना है, क्या करूँगा, माइनस के 10 इधर जोड़ दूंगा, माइनस के 10 इधर भी जोड़ दूंगा, यहाँ से 10 10 हट जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 10 भी बचेंगे और यहाँ पे 100 बचेंगे, तो 10 का क्या करूँगा, भाग लगाऊंगा, 10 से 10 कर देंगे और 10 का इधर जो बचेगा उसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। तो अपन वो तरीका करते हैं, अपन जो अपना नॉर्मल तरीका देख लीजिए हल करने का तरीका। 10b का 10b बराबर 100, ये प्लस के 10 से बराबर हो जाएंगे, क्या करेंगे माइनस के 10, यहाँ पे क्या है 10b बराबर क्या है, 100 में से 10 गए तो 90, ठीक है। b बराबर क्या आ जाएगा 90, ये 10 क्या है घोड़े में बराबर कितना आ जाएगा, क्या आएगा भाग में, जब 10 का 90 में भाग लगाओगे तो क्या आएगा 9, या 0 से 0 काट दो, 1 का भाग 9 में लगाओ तो भी 9 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार आगे देखो, इसका सवाल नंबर डी देखिए, सी आपको करना है, डी देखिए, डी क्या कह रहा है, -p/3 बराबर
5 माइनस पी बटा 3 बराबर 5। अब देखो यहाँ पे अपन को पी की वैल्यू निकालनी ना कि माइनस की, ठीक है। पी की वैल्यू निकालनी, ध्यान से देखना, माइनस पी यहाँ रहने दो बराबर 5, ये 3 क्या है भाग में बराबर के दे देंगे क्या है गुणे में, यहाँ पे क्या है माइनस पी बराबर 15, ये पी का मान जो है ये माइनस इधर रहेगा, माइनस इधर कर देंगे, ये पी बराबर क्या है माइनस 15, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इधर को माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस की कोई अक्षर है तो उसको अपन इधर रख सकते हैं बराबर के इधर, और इसको प्लस बना सकते हैं, क्लियर। ये बात हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो आगे सवाल नंबर ई देखिए, 3p बटा 4 बराबर 6। सवाल नंबर 5वां ई वाला देखिए, ई वाला सवाल क्या कह रहा है, 3p बटा 4 बराबर 6, ठीक है। 3p बटा 4 बराबर 6, यहाँ पर अपन को p की वैल्यू निकालनी, ध्यान से देखना, 3p को 3p यहाँ रखने को बराबर 6, ये 4 क्या भाग में बटे में, ये बराबर के हो जाएंगे क्या हो जाएंगे गुणे में हो जाएंगे, क्लियर। यहाँ पे क्या है 3p बराबर 6 × 24, क्लियर। यहाँ पे हमको p का मान निकालना, 3 और p क्या गुणे में, ये गुणे में 3 है तो बराबर के हो जाएंगे क्या देंगे भाग में, तो p बराबर क्या है 24 बटा 3, तो p बराबर क्या है 8, ये आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार इसका आंसर आ गया। आगे देखिए सवाल नंबर जी देखिए, जी सवाल क्या दे रहा है, 3s + 12 बराबर 0, ठीक है। अपन को यहाँ पे s का मान निकालना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो प्लस के 12 है बराबर को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के 12। ध्यान से देखना, इसको हल कर रहा हूँ, 3s का 3s बराबर प्लस के 12 जब उधर भेजेंगे क्या हो जाएंगे माइनस के 12। अपन को s का मान निकालना है, s यहाँ रहेगा -12, ये बटे में, सो 3 गुणे में, जब बराबर के क्या देंगे क्या देंगे बटे में रहेंगे। ध्यान से देखना, s बराबर क्या है 3 का भाग 2, -12 में माइनस के 4, ये आपका g का मान आ गया, क्लियर। आगे देखो इसी तरह से सवाल नंबर आई देखिए, h आपको करना आई देखिए, आई क्या कह रहा है 2q बटा बराबर 6, ठीक है। यहाँ पे देखना q का मान निकालना है, q यहाँ रहेगा, 2 क्या है गुणे में बराबर के निकालेंगे क्या रहेगा भाग में, तो q बराबर क्या आएगा 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल और देख लीजिए, 2-3 सवाल और हैं, एक और बता देता हूँ मैं। सवाल नंबर आप आई जे के एल देख लीजिए लास्ट, जे के आपको करना है एल लिख लीजिए। इसी कारण देखिए 2q + 6 बराबर 12, क्लियर। अपन को क्या करना है, यहाँ पे q का मान निकालना है, q का मान निकालना वो तरीका, ये प्लस के 6 हटाओ, पहले तो प्लस के 6 इधर आ जाएंगे, क्या देंगे माइनस के हो जाएंगे। देखो इधर 2q बराबर 12, प्लस के 6 इधर आ गया, क्या माइनस के, क्या रहा 2q बराबर 6, ठीक है। अपन q का मान निकालना है, q बराबर 6 बटा 2 क्या गुणे में इधर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाग में, q बराबर क्या आ गया 3, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। इसी प्रकार हमारा ये आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए 4.2 खत्म हो चुकी है, अपन अब नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली देखिए नेक्स्ट 4.3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस समीकरण को हल कीजिए। कोई तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका एक ही रखना, आपको बार बार तरीका चेंज नहीं करना है, ठीक है। 4.3 एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर पहला देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। आपका सवाल नंबर पहला है, जिसके अंदर मैं सवाल नंबर ए बता रहा हूँ। ये सवाल क्या कह रहा है, 2y + 5/2 बराबर 37/2, ठीक है। अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले अपन को यहाँ पे चर क्या लिखा है y लिखा है, इसका मतलब आपको y का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहला नाम अपना y का मान निकालेंगे, तो अपन को y वाला पद एक पक्ष में लिखना है, बाकी सबको दूसरे पक्ष में भेज देना है। देखो इधर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 5/2 प्लस के इधर बराबर क्यों हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे माइनस के। देखो इधर तो यहाँ पे क्या करूंगा 5/2 का पक्षांतरण करने पर, देखो पक्षांतरण कर रहा हूँ तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 37/2, ये प्लस के 5/2 हो जाएंगे, क्या है माइनस के 5/2। अब इसको हल करो पहले, फिर इसका भाग करो, क्लियर। देखो हल कर रहा हूँ,
2 आएगा 2 y बराबर 2 नीचे है, यहाँ पे 2 है, बटे में यहाँ पे 2 है, इन दोनों को क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, बटे वाली संख्या मेरा आपको पहले क्या करता है, लस लेना है, दोनों का लस लेंगे, क्या आएगा 2, देखो इधर 2 का 2 में भाग दो, क्या है 1, इस 2 का इस 2 में भाग लगाओ एक बार, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा, माइनस इस 2 का इस 2 में भाग लगाओ एक बार, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पे देखना 2y का 2y, 1 का गुणा 37 से करोगे 37 माइनस 1 का गुणा 5 से करोगे 5 बटा 2, 2y बराबर 37 में से 5 गए क्या है 32 बटा 2, क्लियर। 37 में से 5 गए क्या है 32। अब 32 में आप 2 का भाग लगाओ, 2 बराबर क्या करेगा 16, ठीक है, 2 का भाग लगाओगे 32 में 16 आएंगे। अब अपन को y का मान निकालना है, देखो इधर y बराबर क्या आ जाएगा 16, लोग है गुणे में बराबर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाग में, ठीक है। 2y बराबर 16 है, y बराबर क्या है 16 बटा 2, तो y बराबर क्या है 8, ये आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार सवाल में पहला आपका यही खत्म होता है। सवाल नंबर दूसरा आपको करना है, सवाल नंबर देखो तीसरा मैं बता रहा हूँ, चौथा आपको करना है, तीसरा मैं बता रहा हूँ, चौथा आपको करना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। दूसरा और चौथा आपको करना है, तीसरा मैं बता रहा हूँ। सी देखिए मिलेगा a बटा 5 प्लस 3 बराबर 2, क्लियर। अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले कंडीशन आपको a का मान निकालना है, तो a को वही रहने देना है, ये वाला पर बाकी सब बीमारी को आगे भेजना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे प्लस के 3 बराबर के इधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के 3, देखो इधर तो a बटा 5 बराबर 2, ठीक है, प्लस के 3 जब उधर गए तो क्या आ जाएंगे माइनस के 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो a बटा 5 का 5 बराबर 2 में से माइनस 3 गए, जब 2 में से माइनस 3 घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस के 3 बढ़े, माइनस 3 में से प्लस के 2 गए माइनस का 1, ठीक है। a बराबर क्या है देखो माइनस 1 इंटू ये 5 के भाग में बराबर कितने जाएंगे, क्या करेंगे गुणे में, a बराबर क्या है माइनस का 5, ठीक है। इसी प्रकार से 4.3 के अपने सवाल नंबर पहले के 3 हल कर लिए हैं, जो बाकी है नेक्स्ट सवाल अपन दो पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मैं पहले बताता हूँ जो भी मैं सवाल आपके लिए रख रहा हूँ वो आपको करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब सवाल मैं करूँ और आप कुछ नहीं करो, गणित में कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अपने लेसन 3 दिल्ली के सुल्तान कंटिन्यू रखते हुए, जैसे कि अपने पिछली वीडियो के अंदर अपन ने देखा था अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने अपनी यानी कि उन्होंने क्या करा था कि सेना को मजबूत कर दिया था, है ना, सेना को अपनी यानी कि स्थानीय सेना बना ली थी उन लोगों ने। और उसके बाद में उन्होंने कौन से नियम बनाए, कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने बदला था, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। यानी कि 1999 से 1300 तक और 1302 से 1303 में इन्होंने क्या करा, अपनी एक स्थानीय सेना बना दी थी। और इसके बाद में इन्होंने सैनिकों के रहने के लिए गैरिसन शहर थे जो उनको भी इन्होंने बनाया था। सैनिकों को पेट भरने के लिए इन्होंने क्या करा कि जो कर्ज किसानों के रूप में लेते थे, है ना, इकट्ठा हुआ करते थे, इलाकों से रखा करते थे, उन सबको इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। और जो किसान लोग जो थे उनसे कर क्या करते थे, ये स्वयं लेते थे, ठीक है। और वेतन सैनिकों को वेतन भी देना होता, तो सैनिकों को इकट्ठा के स्थान पर नकद वेतन देना इन लोगों ने तय कर लिया था। अपन ने इन चीज़ों के बारे में, अपन ने अलाउद्दीन के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में आता है अपने मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने किस प्रकार से अपनी जो स्थानीय सेना बनाने के पश्चात में उन्होंने कौन कौन से बदलाव किए थे, देखिए। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था, यानी कि मंगोलों ने इस पर क्या करा था, हमला किया था। तो मंगोल सेना परास्त हो गई थी। प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था, उसमें क्या हुआ, मंगोल सेनाएं जो थी वो क्या हो गई थी, परास्त हो गई थी। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था, यानी कि मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना पर अधिकतर विश्वास था। उसने ट्रांसओक्सानिया पर आक्रमण की योजना बना ली थी। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। इनका यानी कि इनका आत्मविश्वास जो था वो बहुत ज़्यादा था। दिल्ली सल्तनत के ऊपर यानी कि ये 2 ही ऐसे सुल्तान आए थे, है ना,
जिन्होंने कि यानी कि हमलावरों का सामने से आक्रमण करने वालों का बलपूर्वक साहस से इन्होंने सामना करा था। भले ही इनका क्षेत्र ज़्यादा समय तक नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी थी। फिर आता है दूसरा, देखिए, नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक ऊना को निवासियों ने खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनियाँ बनवा दी थी। देखो, नए इसने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, इन्होंने नए नए गैरीसन शहर बनाए थे यानी कि सैनिकों के रहने के लिए। और इन्होंने क्या करा, गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ पर यानी कि जो लोग पहले रह रहे थे उन लोगों से क्या करा, वहाँ वो क्षेत्र खाली करवा दिया गया और वहाँ पर क्या करा, सैनिक छावनियाँ बना दी गई थी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी जो दौलताबाद थी वहाँ पर भेज दिया। यानी कि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन्होंने छावनियाँ बनाने के लिए चुनिंदा शहर चुन लिए थे। जो अच्छे शहर थे, पास में पड़ते थे, उनको क्या उनके लिए चुन लिए थे और वहाँ पर छावनियाँ बना दी थी। और वहाँ जो लोग जो रहते थे उनको वहाँ से खाली करवा करके उनको दौलताबाद भेज दिया गया था। फिर आता है, देखो, सेना को खिलौने के लिए उसी इलाके के खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया था। देखो, विशाल सेना थी, है ना, स्थानीय सेना इन्होंने कायम करी, तो उसमें बहुत से सैनिक थे उसके अंदर। अब इन सैनिकों की जरूर खिलाने के लिए क्या करा, उन्होंने उसी इलाके से जो खाद्यान्न व्यवस्था होती है, खाद्यान्न खाने की जो सामग्री होती है वो उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतों पूरी करने के लिए सुल्तान ने क्या करा, और अतिरिक्त यानी कि किसानों से कर लगाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या हो गया, उस समय उस दिल्ली के अंदर उस समय अकाल भी पड़ गया था उस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, फिर आता है, देखो, तीसरा, देखिए, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा भी उसने चलाना शुरू कर दिया था। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, यानी कि टोकन मुद्रा जो थी इस पर लोगों को भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही वो चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली के सिक्के भी बड़े आसानी से बनाए जा सकते थे। ठीक है, अब लास्ट देखिए इसका, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे थे। योजना तो ये क्या करते थे, काफी बनाते थे, योजनाएं तो ये बनाते थे, पर हर चीज का ध्यान में रखकर नहीं बनाते थे, इसलिए ये क्या रहते थे, असफल ज्यादा रहते थे। इसी कारण से देखो, कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। तब उसने तुरंत तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी कदम उठाए, उसने कई परेशानियां पैदा हो गई थी। देखो, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करते थे, योजनाएं तो बहुत सारी बनाते थे, परंतु हर चीज को ध्यान में रखकर ये नहीं करते थे, जिसके कारण क्या है कि इनके कदम उठाए हुए जो कदम थे वो क्या थे, असफल हो जाते थे। अगर उन्होंने कश्मीर पर भी इन्होंने आक्रमण किया था तो इन्होंने पूरी योजना तो बनाई थी, परंतु सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा था, जिसके कारण से क्या ये विफल रहे थे। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना जो थी उसको क्या कर दिया, इन्होंने भंग कर दिया। यानी कि इन लोगों के लिए जैसे कि सेना का खर्चा उठाना भी क्या था, भारी पड़ता था उस समय। इस बीच इसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसमें उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें उनको आने लगी थी। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे, यानी कि सैनिकों की उन्होंने जहां पर लोग पुराने लोग जो रह रहे थे तो वहां पर इन्होंने सैनिकों की छावनियां बना दी थी और वहां से लोगों को दौलताबाद भेज दिया था। वहां उनके जो रह रहे थे सारे, उनके मकान वगैरह सारे बने हुए थे, उनको खाली करवा करके दूसरी जगह भेजा, जिसके कारण से वो लोग भी क्या थे, उनसे नाराज थे, राजा से नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोवाब में अकाल से, यानी कि इन्होंने क्या करा था, विशाल सेना तो बना दी और इन्होंने खाद्यान्न भी वहीं से इकट्ठा करते थे और लोगों में क्या करा, इन्होंने कर भी ज्यादा लगा दिए थे। करों के कारण भी लोग क्या थे, नाराज थे।
और उस समय क्या हुआ था, उस क्षेत्र के अंदर अकाल भी पड़ गया था, है ना। गौवाल के क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया था। विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई, यानी कि लोग स्वयं उनके क्षेत्र के जो लोग थे वही क्या है, बगावत करने लगे थे। और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी अपनी क्या करनी पड़ी, वापस लेनी पड़ी थी। यानी कि इन्होंने योजनाएं तो काफी बनाई थी ना, परंतु फिर भी ये क्या करते थे, असफल रहे थे। परंतु दिल्ली सल्तनत के राजाओं में टिके हुए यही थे, कह सकते हैं। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। भले इनकी असफलताएं रही हुई है, परंतु इन्होंने शत्रुओं को, यानी कि मंगोल जो इनके ऊपर हमला करते थे, बार बार इनको परास्त करते थे, फिर भी उनके प्रति इन्होंने क्या करा था कि इन मंगोलों को परास्त करने के लिए अभियान की योजना इन्होंने बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा भी बन गए थे। ठीक है, तो अब अपन देखो आगे आता है अपने 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत किस प्रकार थी, उस समय क्या हुआ था। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी अपन लोग कर लेंगे। 2 टॉपिक ही बचे हैं अपने इस लेसन के। ठीक है, तो अब ये जो है 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में सल्तनत किस प्रकार से थी उसके बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।